देखिए, पश्चिम बंगाल ऑर्गन तस्करी का बहुत बड़ा गैंग पश्चिम बंगाल में सत्ता के संरक्षण में ममता बनर्जी की सरकार का इस प्रकार के लोगों को संरक्षण प्रदान किया जाता था। बिहार को उन्नति के पथ पर जंगल राज से बाहर निकालने वाले नेता का नाम है नीतीश कुमार। कांग्रेस पार्टी का नेता कहता है कि बलात्कार होने पर लेट करके मजे लेने चाहिए। There is a saying, when rape is inevitable, lie down and enjoy it. That's exactly the position into which you are. और उस समय उनका ही विधानसभा अध्यक्ष हंस रहा होता है। क्या ये दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है? लालू प्रसाद यादव की तरह नहीं कि मौका दिया, जनसंघ ने उनको नेता बनाया तो अलकतरा चोरी कर लिया, चारा लूट लिया, भैंस का भूसा भी। कांग्रेस पार्टी अनाज को दूसरे देश से मंगाया करती थी। सड़ा हुआ गेहूं अमेरिका से मंगाया जाता था और सड़ा हुआ गेहूं अमेरिका से मंगाने के बाद उससे कितनी बीमारियां आम जनता के बीच में फैलती थी। नमस्ते, प्रणाम। मैं नेहा सिंह राठौर द कैजुअल टॉक के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के एक बेहद प्रभावशाली प्रदेश प्रवक्ता जुड़े हैं जो अपने ऊर्जावान विचारों के लिए जाने जाते हैं। नमस्ते सुमित शशांक जी, कैसे हैं आप? नमस्ते नेहा जी, बहुत अच्छा लगा आपके द कैजुअल टॉक्स कार्यक्रम को विगत कई दिनों से देख रहा हूँ और आपके साथ पॉडकास्ट के माध्यम से हमारी पार्टी की विचारधारा से अवगत करवाने का अवसर मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानना चाहती हूँ कि आपका राजनीतिक सफर कब स्टार्ट हुआ? आप बाय प्रोफेशन आप क्या थे और कैसे राजनीति में आप एंटर कर गए? देखिए, एक कविता है, उस कविता के माध्यम से प्रारंभ करूंगा कि लक्ष्य नदी का घाट घाट को छूकर जाना थोड़े ही है, छोटी मोटी लहरें लेकर नाव बहाना थोड़े ही है, उसको तो सागर बनना है। तो भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा है। भारतीय जनता पार्टी ग्रामोदय, अंत्योदय और समाज के अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति के आंखों के सपनों को जीवंत करने की एक परंपरा है। पूरा परिवार मेरा भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा रहा, उसी परिवेश में जन्म हुआ, उसी परिवेश से आगे बढ़कर जो अंत्योदय की अवधारणा है, पिताजी संघ से जुड़े रहे, तो कहीं ना कहीं एक विचारधारा जिसमें हमने केवल एक ही चीज सीखा कि नमस्ते सदा वात्सल्य मातृभूमि, अर्थात वात्सल्य से भरी हुई मातृभूमि को नमन करता है। इस कारण से कहीं ना कहीं विचारधारा लगातार जुड़ी रही। हालांकि एक अच्छी शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने का भी अवसर मिला। पार्टी की विचारधारा से पूरी तरीके से निष्ठावान कार्यकर्ता के तौर पर 2013 से ही लग गया और आज पार्टी ने मुझे भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता बनाया, बिहार प्रदेश का। निश्चित तौर पर मेरे जैसे कई युवा जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़े, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा कि सामान्य परिवार की युवाओं को राजनीति की मुख्य धारा से जोड़ेंगे और मुझे लगता है कि सामान्य परिवार की युवाओं को राजनीति की मुख्य धारा से जुड़ना भी चाहिए, क्योंकि दूर बैठकर राजनीति के बारे में चर्चा करना, दूर बैठकर राजनीति को बुरा कहना और कहीं ना कहीं अंदर आकर के उस बुराई को समाप्त करना, इसमें बहुत अंतर होता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं को प्रेरणा देने का काम किया कि वो भी सक्रिय राजनीति में जुड़े, मातृभूमि के लिए अपना कर्तव्य निभाएं। अच्छा, एक बात बताइए, क्या राजनीति बिना पैसों के हो सकती है? लेकिन मुझे लगता है कोई युवा, आप कह रहे हैं कि युवाओं को राजनीति से जुड़ना चाहिए, हमारी पार्टी ऐसी विचारधारा को लेके चलती है, या जो लोग राजनीति के बारे में बुरा भला बोलते हैं उनको राजनीति से जुड़ के गंदगी को समाप्त करना चाहिए। अब आप मुझे बताइए कि यूथ अगर राजनीति में जुड़ जाए, एक कार्यकर्ता बन के काम करते रहे, उनका जीवन यापन कैसे होगा, भरण पोषण कैसे होगा? देखिए, व्यक्ति के जीविकोपार्जन के लिए कहीं ना कहीं व्यक्ति को किसी न किसी काम में संलग्न होना पड़ता है। हम कभी ये नहीं कहते कि कोई व्यक्ति अगर कार्यकर्ता है तो अपना काम छोड़ दे। जीविकोपार्जन और व्यक्ति की विचारधारा दोनों में काफी अंतर होता है। हमारी विचारधारा क्या है? अगर हम राष्ट्रीयोदय की बात करते हैं, ग्रामोदय की बात करते हैं, अंत्योदय की बात करते हैं, अगर हमने कहा कि
देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेगा, तो ये हमारी विचारधारा है। हमारी विचारधारा भारत मां को आगे बढ़ाने की है। लेकिन हमने और हमारी पार्टी ने कभी किसी व्यक्ति को उसके निजी रोजगार के लिए मना नहीं किया। हमने कभी नहीं कहा कि कोई व्यक्ति अपने जीविकोपार्जन के साधन न तलाशे। तो इसके लिए सबसे आवश्यक क्या होता है? इसके लिए जो सरकार है और जो भी सरकारें 1947 के बाद से देश में जो भी सरकारें बनी, उनका एक कर्तव्य होता है कि मूलभूत सुविधाओं को लोगों तक पहुंचाएं, और मूलभूत सुविधाओं को लोगों तक पहुंचाने के साथ साथ आम जनता को स्किली डेवलप करें। वंस वी आर स्किली डेवलप, तभी जाकर के हम जनता के लिए और अपने परिवार के लिए काम कर पाएंगे। उद्योग धंधे लगाने की जिम्मेदारी सरकारों की होती है। हमारी सरकार ने 2014 के बाद उद्योग धंधे लगाने का में काफी तेजी के साथ काम किया। कहाँ? बिहार में कहाँ? निश्चित तौर पे बिहार में सीमांचल की बात करें, शाहाबाद की बात करें, मगध की बात करें, सारण की बात करें, इन सभी क्षेत्रों में लगातार, मैंने तो एक दुनिया के बड़े चैनलों में से एक बड़े चैनल को 2020 में मैंने एक इंटरव्यू दिया और उसमें मैंने बताया कि लघु एवं कुटीर उद्योग पे हम काम करेंगे। भागलपुर का क्षेत्र, सीमांचल का क्षेत्र, इन सभी क्षेत्रों में 3 लाख से ज्यादा बुनकरों को रोजगार देने का काम हमने किया। सिल्क इंडस्ट्री को डेवलप करने का काम हमने किया। आज भी जो सिल्क का जो वस्त्र मैंने धारण कर रखा है, ये भी कहीं ना कहीं हमारे बिहार की मिट्टी की पहचान है। यही मिथिला पेंटिंग जो है, बिहार की माताओं बहनों ने जिस कला और संस्कृति को संवर्धित किया, वो बिहार की पहचान बनकर दुनिया के फलक पे चमक रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन जब सीमांचल में होता है, मखाना उद्योग से जुड़ी हुई हमारी बहनें जो मखाना उद्योग में काम करती हैं, आप कल्पना कीजिए ना कि आज से पहले जो मखाना है उसके संवर्धन के लिए स्थान नहीं हुआ करते थे, लेकिन आज उनके संवर्धन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 50,000 करोड़ रुपया सीमांचल के किसानों को प्रदान किया गया, ताकि वो कृषि प्रोडक्ट्स को दुनिया के सुदूरस्थ क्षेत्रों में पहुंचा सके। और हमारी दलित माताएं बहनें, आप कल्पना कीजिए कि परिवार में जब किसी बहन की आर्थिक बुनियाद मजबूत होती है, किसी माँ की आर्थिक बुनियाद मजबूत होती है, तो वो पूरा का पूरा परिवार अपने पैरों पे खड़ा होता है। प्रधानमंत्री जी ने उस कल्पना को साकार किया। निश्चित तौर पे हम कौन से सीमांचल की आप बात करें? वही सीमांचल जो अभी कुछ दिनों में बारिश के पानी से डूब जाएगा? मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा, और बारिश को जो लोग बुरा बोलते हैं, मैं कभी प्रकृति के वरदान को बुरा नहीं कहता, लेकिन प्रकृति प्रदत्त, चाहे धूप हो, चाहे गर्मी हो, चाहे छांव हो, चाहे बरसात हो, ये प्रकृति का वरदान है। और वरदान को हम किस तरीके से प्रयोग करते हैं, ये मनुष्य की बुद्धि पर डिपेंड करता है। हम प्रकृति के संसाधनों को कभी भी नीचा करके नहीं देख सकते। उसी क्षेत्र की बात करूंगा जहां पे कोसी नदी को बहुत से लोग बिहार का शोक कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि कोसी की जो विभिन्न जलधाराएं हैं, सतकोसी, तंबा कोसी, करुण, ताम्बर, विभिन्न नामों से जाना जाता है, जो मुझे लगता है कि उस क्षेत्र के लिए वरदान है, और उस वरदान का उपयोग हमें अपनी बुद्धि के आधार पर करना चाहिए। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की एक विशेष एक खासियत है कि अवगुण में भी गुण ढूंढ लेते हैं। आपको पता है, खगड़िया, बेगूसराय, पूर्णिया बारिश के दिनों में डूबे रहते हैं, लोग सड़कों पे रहने के लिए मजबूर है, मवेशी डूबते हैं, कई लोग मर जाते हैं, कई महीने देखिए, मुझे लगता है बेघर होके ऐसे सड़कों पे बैठे रहते हैं। संवेदनाएं हैं प्रत्येक उस व्यक्ति के लिए, मेरी संवेदनाएं हैं प्रत्येक उस व्यक्ति के लिए जिसको कहीं ना कहीं समस्याएं झेलनी पड़ती है। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम वैसे लोगों तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाएं, और उसके लिए हमारी सरकार लगातार काम करती है। 2005 के बाद एनडीए की सरकार ने इन सभी क्षेत्रों को और ज्यादा सशक्त और मजबूत बनाने की दिशा में काम किया। हम वही हैं जो जब हम आम जनता को मुफ्त में अनाज देते हैं,
तब लोग कहते हैं कि जनता को आप मुफ्तखोर बना रहे हैं। लेकिन मेरा कहना है कि हम वही हैं, और इसी भारत देश में ग्रीन रेवोल्यूशन आने के पहले और ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद भी सबने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी अनाज को दूसरे देश से मंगाया करती थी। सड़ा हुआ गेहूं अमेरिका से मंगाया जाता था, और सड़ा हुआ गेहूं अमेरिका से मंगाने के बाद उससे कितनी बीमारियां आम जनता के बीच में फैलती थी। लेकिन आज हमारे अनाज भंडार जो हैं वो एक साल में कंज्यूम किए जाने वाले पूरे देश के द्वारा, इतनी बड़ी आबादी 140 करोड़ आबादी जिस पूरे एक साल में जितना अनाज कंज्यूम कर सकती है, उससे 2.5 गुना ज्यादा अनाज हमारे अनाज भंडारों में पड़ा हुआ है, और ये देश की जनता का अनाज है। तो क्या हम उन लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे? हम उन लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं, और गर्व से कहते हैं कि भारत का संसाधन भारत के लोगों के पास। अच्छा, फिर ये किसान आंदोलन क्यों होता है समय समय पे? नाम किसान आंदोलन हो सकता है, लेकिन आंदोलन किसानों का नहीं था। अच्छा, किसका है फिर? बेसमेंट में दिल्ली में, मैं बता रहा हूं, दिल्ली में एक बड़े बिल्डिंग के नीचे एक बेसमेंट में उमर खालिद जैसे लोग क्या कर रहे थे? दिल्ली के एक बड़े बिल्डिंग के बेसमेंट में किसान आंदोलन के नाम पर जो आम जनता को भड़काने वाले लोग, योगेंद्र यादव जैसे लोग क्या कर रहे थे? ये भी तो देखना पड़ेगा। जिन लोगों ने देश की एकता अखंडता को बाधित करने का काम किया आंदोलनों के नाम पर, और उन आंदोलनों में आप देखेंगे कि कभी उसको बहुत अच्छा सा नाम दे दिया जाता है, किसान आंदोलन, लेकिन किसानों के लिए नहीं होता वो आंदोलन आम जनता को भड़काने के लिए होता है। देश के किसानों के लिए लगातार काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। उसी देश के किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मत दिया। उसी देश के किसानों के कारण आज गरीबों का बेटा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। आपको पता है सुमित जी, ग्रामीण एरिया में कितने बीपीएल योजना के जो भी लोग हैं ना, उनको ना तो राशन कार्ड बनता है, ना राशन मिलता है, ऐसा कोई भी सरकारी योजना नहीं मिलता है। जब मैं उनसे बात करती हूँ कि परेशानी कहाँ पे आ रही है, तो वो आरोप लगाते हैं कि हमारा मुखिया या उप मुखिया जो है वो नहीं दे रहा है, या जो डीलर है वो नहीं दे रहे हैं। हमारे पास सारे कागज हैं, लेकिन हमें हर दिन टरकाया जा रहा है। कभी 2 महीने का अनाज नहीं मिल रहा है, कभी 3 महीने का नहीं मिल रहा है, कभी कहते हैं कि तुम्हारा नाम ही नहीं, जाओ ये कागज बनवा के लाओ, वो कागज बनवा के लाओ। तो इस पे आप लोग, मुझे लगता है कि जमीनी स्तर पे काम करना चाहिए। आप लोग ग्रास रूट पे क्यों नहीं उतर रहे हैं? देखिए, सरकारी योजनाओं का लाभ, चाहे वो बीपीएल हो, चाहे समाज का प्रत्येक व्यक्ति हो, प्रत्येक व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए लगातार हम वचनबद्धता के साथ काम करते हैं। लेकिन मुखिया और पंचायत स्तर पर जो लोग जीत करके आते हैं, जनता को उनकी जिम्मेदारी उनसे पूछनी चाहिए कि उनकी जिम्मेदारी क्या है। केंद्रीय स्तर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद संकल्प लिया कि हम जीरो टॉलरेंस के साथ साथ जमीनी स्तर पर अंत्योदय के लिए लगातार काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री जी इस दिशा में, आपने देखा होगा कि कई बार सुदूरस्थ क्षेत्रों में भी जाकर, जहां पे पूर्व के प्रधानमंत्री नहीं गए, उन सभी क्षेत्रों में जाकर के आम जनता के दुख दर्द तकलीफ को जानने की कोशिश करते हैं। बिहार में भी 2004 के बाद से बिहार के उस समय के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो हमारे एनडीए के महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक हैं, वो समृद्धि यात्रा के नाम पर, विकास यात्रा के नाम पर, 7 निश्चय योजनाओं के तहत जमीनी स्तर पे जाके आम जनता से, माताओं से, बहनों से उनके दुख दर्द तकलीफ के विषय में जानकारी लेते हैं और अपनी योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन पर भी बात करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज पूरे देश में हजारों लोगों के लिए जब हम पक्के मकान बना कर देते हैं, तो उसमें तो कभी हमने जाति, मजहब, पंथ, संप्रदाय किसी व्यक्ति से पूछा नहीं, पक्का मकान बना के दिया। हमने सीधा आम जनता के खातों में पैसा ट्रांसफर करवाना प्रारंभ किया, जिस कारण से जो राजीव गांधी कहते थे कि दिल्ली से 100 रुपया चलता है और 5 रुपया आम जनता के पास पहुंचता है, तो वो 5 रुपए
अब तो पूरा का पूरा 100 रुपया पहुंचता है। इसके अलावा जब हम आयुष्मान भारत योजना लेकर के आए, आप कल्पना कीजिए कि एक गरीब परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, वो भी इसलिए क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते। तो हमने आयुष्मान भारत योजना के तहत जाति, मजहब, पंथ, संप्रदाय, इन सभी से आगे उठकर आदिवासी क्षेत्रों के लिए भी, सबके लिए हमने योजनाओं को, इस प्रकार की योजनाएं लेकर के आए। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी जहां जिसको लगता है कि वो इलाज करा सकता है, जहां उसकी इच्छा बनती है, वहां पर जाकर के इलाज करवाए। 5 लाख तक का कवरेज उसको सरकार, भारत सरकार प्रदान करती है। एक तरफ मुझे बहुत गर्व होता है कि भारत की प्रथम नागरिक जो है वो महिला है, राष्ट्रपति महिला है, लेकिन एक तरफ दुख भी होता है कि एक महिला राष्ट्रपति के होते हुए देश भर में हर रोज ब्रूटल से ब्रूटल दुष्कर्म की खबरें आती है और आप लोग मौन हैं। नहीं, मैं आपसे सबसे पहले क्वेश्चन थोड़ा सही करवाऊंगा। महिला राष्ट्रपति के होते हुए नहीं, महिला राष्ट्रपति हैं और वो अपना काम कर रही हैं, लेकिन समाज में जो व्यभिचार की बहुत सारी खबरें जब आती हैं, ये दुखद है। निश्चित तौर पे हम उस परंपरा में जीते हैं जहां महादेव के अर्धनारीश्वर स्वरूप को पूजा जाता है, जहां स्त्रीत्व के भाव को पूजा जाता है, जहां जब हम वंदे मातरम गाते हैं तो वंदे मातरम में राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों के सम्मान के साथ साथ, राष्ट्रीय संगीत के सम्मान के साथ साथ मातृत्व और स्त्रीत्व के भाव को पूजने वाला आभास भी होता है। जब हम नमस्ते सदा वात्सल्य मातृभूमि कहते हैं तो वात्सल्य से भरी हुई मां के सम्मान की बात होती है, उसी स्त्रीत्व की प्रधानता की बात होती है। लेकिन मैं ये पूछता हूं कि इसी बिहार में, इसी देश में जब संगठित अपराध समाप्त करने का ठेका हमने लिया, जब हमने संगठित अपराध को समाप्त करने का काम किया, तो कुछ लोग जिनकी मानसिकता दोयम दर्जे की है, जब कांग्रेस पार्टी के लोग सवाल पूछते हैं तो उनको जवाब देना चाहिए ना, कि दक्षिण भारत में सदन में जब कांग्रेस पार्टी का नेता कहता है कि बलात्कार होने पर लेट करके मजे लेने चाहिए और उस समय उनका ही विधानसभा अध्यक्ष हंस रहा होता है, क्या यह दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है? और मेरा ये भी मानना है कि बार बार कहता हूं कि व्यवहारिक शिक्षा बहुत जरूरी है। किसी भी व्यक्ति के लिए व्यवहारिक शिक्षा बहुत जरूरी है और परिवार में भी स्त्रीत्व और मातृत्व का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर घटनाएं अभी समाज में इसी प्रकार की आ रही हैं कि अगर कोई महिला या फिर कोई हमारी बहन एग्जाम देने कहीं गई और जिस व्यक्ति के साथ गई उसी व्यक्ति ने उसके साथ गलत किया, तो इस प्रकार की चीजें कहीं ना कहीं जब सामने आती हैं तो हमें अपने समाज की मानसिकता पर भी चिंतन और अध्ययन करने की आवश्यकता होती है। मुझे लगता है कि जो व्यक्ति महिलाओं के प्रति हिंसा करते हुए पकड़ा जाए, जो भी व्यक्ति अगर महिलाओं के प्रति इस प्रकार के कुकृत्य करते हुए पकड़ा जाए, तो वैसे लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। कानून में भी अगर जरूरत पड़ेगा तो संशोधन करेंगे, लेकिन ऐसे लोगों को सजा तो निश्चित रूप से देंगे। आपने अभी बताया कि नीतीश कुमार जी बहुत अच्छा काम कर रहे थे, नो डाउट उन्होंने बहुत अच्छा काम किया विकास के लिए। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि रातों रात इस्तीफा देना पड़ गया? रातों रात मतलब एक बात मुझे बताइए, जो आदमी कॉलेज पास कर गया हो वो स्कूल में एडमिशन क्यों लेगा? देखिए, मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि एनडीए गठबंधन के अंतर्गत आने वाले सभी दल एक दूसरे के पूरक हैं। लोभ और सत्ता, इन सब से ऊपर बढ़कर अगर हमारे लिए कुछ है तो वो हमारे राज्य का हित है। पूर्व के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी सामाजिक सूचिता के प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने काफी कुछ काम किया। वो एक तरीके से मैं कहूंगा कि हमारे श्रद्धेय दिनकर जी ने एक कविता लिखी थी जयप्रकाश नारायण जी पर, कि जयप्रकाश है नाम समय की करवट की अंगड़ाई का, भूचाल बवंडर के ख्वाबों में भरी हुई तरुणाई का। कहते हैं उसको जयप्रकाश जिसको इतिहास समादर देता है। अर्थात
जयप्रकाश नारायण जी के सच्चे शिष्य के रूप में और उनके पदचिन्हों पर चलते हुए बिहार को उन्नति के पथ पर जंगल राज से बाहर निकालने वाले नेता का नाम है नीतीश कुमार जी। आज उन्होंने स्वयं डिसीजन लिया, क्योंकि सब जानते हैं कि प्रकृति का एक चक्र होता है और प्रकृति के चक्र में बदलाव जो है वो होता ही होता है। तो आदरणीय नीतीश कुमार जी का आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन और आदरणीय सम्राट चौधरी जी का नेतृत्व, ये बिहार को आगे बढ़ाने के लिए डबल इंजन की सरकार डबल स्पीड के साथ जनता के बीच में डिलीवर कर रही है। आपने देखा होगा कि एक गुंडे ने, एक अपराधी ने, ठीक 2-3 दिन पहले की घटना है कि एक व्यक्ति को जान से मारने का काम किया और 24 घंटे भी नहीं हुए उस व्यक्ति का इनकाउंटर हुआ। सुल्तानगंज में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की मर्डर हो गई और 24 घंटे के अंदर एनकाउंटर हुआ। निश्चित तौर पे एनकाउंटर आगे भी जारी रहेंगे। लेकिन जो समाज के लिए अपराधी है, जो आम जनता का अपराधी है, उसमें कोई बख्शा नहीं जाएगा। अच्छा, मैं थोड़ा आपको यहाँ पे रोकना चाहती हूँ। बिहार में, मैं बिहार की बात हो रही है, हम लोग बिहार से हैं, बिहार में हर दिन दुष्कर्म हो रहा है, ब्रूटल से ब्रूटल। 10 साल की बच्ची, 3 साल की बच्ची, 15 साल की बच्ची, नीट का मामला, क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? मैंने आपको स्पष्ट रूप से बोला कि पुलिसिया कार्रवाई जो है लगातार होते रह रही है, कोई भी बख्शा नहीं जा रहा है, कोई छूट नहीं रहा है। लेकिन हमें कहीं ना कहीं मानसिकता देखनी होगी, परिवार के लोगों को भी मानसिकता समझनी होगी। किस प्रकार की मानसिकता? मैंने तो वही बोला ना कि हम किस परिवेश में जी रहे हैं, किस परिस्थितियों में किसी बेटी बहन को किसी व्यक्ति के साथ भेजा जा रहा है और उस परिवार में भी क्या मानसिकताएं हैं पुरुषों की, उस पर भी चिंतन और मंथन करने की आवश्यकता है। क्योंकि जब एक बहन अपने पड़ोस के किसी भाई के घर जाती है और वहां उसके साथ अगर इस प्रकार की घटना हो जाए जिसको उसने बचपन से राखी बांधा हो, तो इससे ज्यादा दुखद और कुछ नहीं हो सकता। और मुझे लगता है कि हमें भी अपनी मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है। और बार बार कहूंगा कि शिक्षा से आगे बढ़कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जरूरी है। जब तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं होगी, व्यवहारिक शिक्षा का ज्ञान नहीं होगा, इस प्रकार की घटनाओं को मुझे लगता है कि होने के बाद पुलिस तो कार्रवाई करेगी ही करेगी, लेकिन किसी परिवार में पुलिस बैठ करके कैसे उस चीज को रोक सकती? तो क्या आप लोगों ने कुछ सोचा है कि कुछ ऐसे जागरूकता अभियान निश्चित तौर पे कुछ ऐसे लाए जाए? जितने भी आपकी पार्टी की विधायिका है, महिला नेत्री हैं, लगातार वो जमीन पे उतर के लगातार कहाँ हो रहा है? मैं बता रहा हूँ, लगातार काम चल रहा है। मुझे नहीं दिख रहा है कहाँ हो रहा है। देखिए, लगातार नेहा जी एक बार और रिसर्च कीजिएगा। लगातार ड्रिल्स के माध्यम से, लगातार सोशल अवेयरनेस वीडियोस के माध्यम से लोग एक दूसरे को जागरूक करने में लगे हैं। नहीं, एक आध जगह की आप मुझे बात बता दीजिए जहाँ पे आपकी महिला नेत्री उतर के जागरूकता अभियान चला रही है। नहीं, निश्चित तौर पे हमारी पार्टी की सभी महिला बहनें जो हैं वो जमीनी स्तर पे काम करती हैं। कोई पटना में नहीं बैठता। आप मुझे बता दीजिए कि पटना में कौन बैठा हुआ है? कोई नहीं बैठता। हमारे पार्टी कार्यालय में भी कोई नहीं बैठता। हम चुनाव जीत चुके हैं और चुनाव जीतने के बाद भी कोई बैठा नहीं हुआ है। हम काम कर रहे हैं। महिला आरक्षण बिल के पास नहीं होने के बाद कल आपने देखा कि पटना की सड़कों पर किस तरीके से हमारी बहनों ने, पार्टी की महिला नेत्रियों ने एक जन आंदोलन को रूप देने का काम किया, मसाल जुलूस निकालने का काम किया। पटना की सड़क पर 45-46 डिग्री में महिला आरक्षण पास नहीं होने के बाद 30,000 से ज्यादा, लगभग 50,000 महिलाएं जो हैं वो सड़कों पर उतर के प्रदर्शन कर रही थी। और एक उदंड मानसिकता का कांग्रेसी दलाल आकर के कहता है महिलाओं के विषय में, आपने देखा कि किस प्रकार की बात कर रहा था? देखा ना आप ही बताइए ना। मैं वही बोल रहा हूं, मैं शब्दों को दोहरा नहीं सकता। हम भारतीय जनता पार्टी, हम कीचड़ में कमल खिलाते हैं, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसा भी कीचड़ होता है जिसमें सिर्फ सुअर लौटते हैं।
मुझे लगता है सुमित जी, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको करेक्ट करना चाहती हूँ। आपने जिस कांग्रेसी की बात की, आपने जिस आंदोलन की बात की कि 40-45 डिग्री में हमारी बहनें माताएं रोड पे उतरी हुई थी 50,000 की संख्या में, ये माताएं बहनें तब क्यों नहीं उतरती हैं जब किसी बच्ची के न्याय की बात हो, जब आम जनता सड़कों पे उतरती है। निर्भया केस के निर्भया बाद केस मैं तो वही बहुत बताता हूँ, पुराना मैं केस वही हो बता गया। रहा हूँ, बड़ा मामला है इसलिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हम्म इसके अलावा भी विभिन्न स्थानों पे हमारी बहनों ने उतर करके काम किया और हम भी उतरे हैं। ऐसा नहीं कि हम नहीं उतरे। किसी बहन बेटी के साथ कोई दुर्व्यवहार कर देगा और हम घर बैठे रह जाएं, ये नहीं हो सकता नेहा जी। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती, ये कांग्रेस ही करते होंगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं ना, वही कांग्रेस पार्टी, वही केजरीवाल जो आज नौटंकी करता है, वो बता दे मुझे कि निर्भया के माइनर अपराधी को, जो बलात्कारी था, उसको आर्थिक सुविधाएं क्यों प्रदान की उसको गई? सिलाई और मशीन ये देके निश्चित सिलाई मशीन ही क्यों? सिलाई मशीन कोई बहुत दैट इज नॉट अ वेरी बिग इशू कि आप सिलाई मशीन की बात करें। वहां पे मानसिकता समझिए कि दिया क्यों एक बलात्कारी को, और केजरीवाल ने जाकर के दिया। ये किस चीज का तुष्टीकरण था? धार्मिक तुष्टीकरण करने के लिए पहुंचे थे। तो फिर वो एक विशेष धर्म और संप्रदाय का व्यक्ति था, इस कारण केजरीवाल गया वहां पर। अच्छा, तो बिल्किस बानो मामले में आप क्या कहिएगा, जब बलात्कारियों को फूल माला और मिठाई खिला के जेल के गेट पे फोटोज खिंचवाए जा रहे थे? मैंने सिर्फ इतना कहा कि जो व्यक्ति दोषी है, जिसको माननीय कोर्ट ने सजा प्रदान कर दी है, मैं भारतीय संविधान को मानता हूं, माननीय कोर्ट को मानता हूं। माननीय कोर्ट ने जिसको भी सजा दी है वो दोषी है, माननीय कोर्ट ने जिसको भी सजा नहीं दी है वो दोषी नहीं है। और जो दोषी नहीं है, और तब तक दोषी नहीं है, तब तक मुझे लगता है कि उस व्यक्ति का अपमान नहीं होना चाहिए, और दोषी है उसका सम्मान नहीं होना चाहिए। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक ब्रूटल दुष्कर्म की घटना सामने आई थी। एक मेडिकल स्टूडेंट के साथ बहुत बर्बरता हुई थी, लेकिन जैसे चुनाव आया, उसकी माताजी को टिकट दे दिया गया और आंसू बहाए जा रहे हैं। लेकिन चुनाव के पहले सब कहाँ थे? क्यों नहीं कोई माताजी से मिल रहा था? माताजी कभी क्यों नहीं मीडिया के सामने आई? क्यों नहीं ये भावनाएं पहले प्रकट हुई जो अभी चुनाव के समय प्रकट हो रही हैं? देखिए, पश्चिम बंगाल ऑर्गन तस्करी का बहुत बड़ा गैंग पश्चिम बंगाल में सत्ता के संरक्षण में चल रहा था। खास करके ये जो बांग्लादेशी रोहिंग्या है, इन लोगों के साथ भी मैं इतना कहूंगा कि एक गिरोह के माध्यम से, वहीं से भागे हुए रोहिंग्या मुसलमानों के द्वारा संचालित गिरोहों के माध्यम से जब आवश्यकता पड़ती थी, तो ये लोग एक दूसरे का ही ऑर्गन तस्करी में कहीं ना कहीं हिसाब किताब सेट कर देते थे। और पश्चिम बंगाल की सरकार का, ममता बनर्जी की सरकार का, इस प्रकार के लोगों को संरक्षण प्रदान किया जाता था। हमारा स्पष्ट रूप से मानना है कि इस प्रकार की मानसिकता को हमें वहां पर समाप्त करना है, और इस प्रकार की मानसिकता जब तक समाप्त नहीं होगी तब तक बंगाल अपने गौरवशाली इतिहास तक नहीं पहुंच सकता। तो बंगाल के गौरवशाली इतिहास को अर्जित करने में बहनों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और माताओं बहनों को जब हमने सम्मान दिया, तो ममता बनर्जी वाली जो मानसिकता है, उस मानसिकता में हमेशा शक, उस मानसिकता में हमेशा नफरत, और उस मानसिकता में हमेशा विद्वेष की ही भावनाएं रही। मुझे लगता है कि बंगाल में हमारी सरकार आने दीजिए, हमारी सरकार आने के बाद लेकिन मैं तो बात कर रही थी उस पीड़िता की ना। मैं वही बता रहा हूं, हमने सम्मान दिया है एक माता को, एक माता को हमने सम्मान पहले दिया। क्यों नहीं दिया चुनाव के पहले? वही तो बता रहे हैं ना, चुनाव अभी आएगा तो पहले कैसे चुनाव लड़ा सकते हैं? लेकिन संवेदनाएं तो आप उसको चुनाव के माध्यम से हम लीड करने का उनको अधिकार प्रदान कर रहे हैं। किसी को कंपनसेट करना, किसी व्यक्ति को कंपनसेट करना, और कंपनसेट करने के बजाय उसको अधिकार प्रदान करना कि आने वाली पीढ़ियों के साथ इस प्रकार की कोई समस्या ना हो, इसके लिए आपको अधिकार मिले,
ये प्रदान करना, ये भारतीय जनता पार्टी ने किया ना, इसके लिए तो भारतीय जनता पार्टी की पीठ थपथपानी चाहिए। आरजीकर मेडिकल कॉलेज का केस जो था वो बहुत सेंसेशनल था और बहुत वायरल brutal था। तो लेकिन ऐसे तो कई केसेस होंगे ना, कई पश्चिम- माताएं होंगी, कई पश्चिम- बहनें होंगी, तो फिर पश्चिम- सबके साथ सेम सहानुभूति क्यों नहीं सब है? जानते हैं पश्चिम बंगाल में जिस तरीके की घटनाएं होती है, अरे हमने तो इनिशिएट किया ना नेहा जी, हमने इनिशिएट किया। और ये सवाल जो है, ये तो ममता बनर्जी टाइप लोगों का सवाल है कि उसको क्यों दिया, उसको क्यों नहीं दिया। नहीं, ये आम हिंदू जनता को का क्यों सवाल दिया, है, हिंदू आम को जनता क्यों का दिया, सवाल है, लोग हिंदू- जानना चाहते हैं। हिंदू महिला थी तो उसको क्यों दिया, मुसलमान महिला थी तो उसको क्यों नहीं दिया। ये ममता बनर्जी, ममता बानो टाइप मेंटालिटी है। उसने मुझे नहीं भाग भेजा। के चला आया, मैं वही बोल रहा हूँ, कोई रोहिंग्या मुसलमान भाग के चला आया तो उसको मरने कैसे छोड़ दे। तो भाई उसको ममता बनर्जी के घर में रख दे, लेकिन ममता बनर्जी का घर भी भारत में है और भारत में नहीं रहने देंगे किसी रोहिंग्या मुसलमान को। सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बने हैं, कैसा लग रहा है? निश्चित तौर पर आदरणीय सम्राट चौधरी जी पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पद चिन्हों पर आगे बढ़ते हुए बिहार को खुशहाली और समृद्धि की राह पर ले जाने के लिए प्रयासरत हैं, अग्रसर हैं, एक्शन मोड में दिखाई देते हैं। और गर्व होता है हमें कि हमारे पास ऐसा नेता है जो 24 घंटे सातों दिन जनता की सेवा के विषय में सोचते हैं, जनता के लिए काम करते हैं और जनता के लिए ही जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। अच्छा, कहाँ सोचते हैं? घर में? ग्राउंड में तो कहीं दिख नहीं रहे। ग्राउंड में जनता की मांग है कि वो जनता के मुख्यमंत्री सचिवालय बीच में उतरे। में जब विगत कुछ दिन पहले जब पहली बैठक हुई नेहा जी, तो पहली बैठक में 22 महत्वपूर्ण विषयों को पारित करने का काम लालू जी आके नहीं किए थे, अलकतरा चोर नहीं किया था, आदरणीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने किया। और जब हमारी बात हो रही है तो अभी से ठीक कुछ एक घंटों के बाद एक और बैठक होने वाली है और उस बैठक के माध्यम से भी जीरो टॉलरेंस की सरकार जमीन पे पहुंच रही है। आदरणीय सम्राट चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं में से हैं जो 24 घंटा काम करते हुए दिखते हैं। वो पटना में अगर आपको कभी दिखे तो आपको इस बात को समझ लेना पड़ेगा कि ठीक उससे 4 घंटे 5 घंटे 8 घंटे पहले तक वो बिहार के किसी कोने में प्रवास करके आते हैं। लालू प्रसाद यादव की तरह नहीं कि मौका दिया, जनसन ने उनको नेता बनाया तो अलकतरा चोरी कर लिया, चारा लूट लिया, भैंस का भूसा भी देखा कि भैंसें मोटी ताजी हैं तो कैसे हो सकती हैं। लालू के राज में भैंस कैसे मोटा सकती है, तो लालू ने भैंस का भी चारा चोरी कर लिया और भैंस में से कुछ गोबर और भूसा जो है अपने ही नेताओं के दिमाग में भर दिया। आज भी दिखता है झलक तेजस्वी के बोलने पर। लेकिन सॉरी टू से, पता नहीं क्यों बीजेपी के जो भी समर्थक हैं या बीजेपी के जो भी कार्यकर्ता होते हैं ना, उनको लोग अंधभक्त या गोबर भक्त कहते हैं। तेजस्वी यादव बोल सकते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव जैसे लोगों की छवि, राहुल गांधी जैसे लोगों की छवि देश के लोगों के सामने कैसी है, बिहार के लोगों के सामने कैसी है। और सबसे बड़ी चीज है कि उनकी बातों का एक तरीके से मुझे लगता है कि कंस्ट्रक्टिव बातें करें तो ज्यादा बेहतर है। गोबर पे अगर पत्थर मारेंगे तो गोबर के छींटे ही पड़ेंगे हमारे ऊपर। नाले में अगर पत्थर मारेंगे तो नाले से छींटा पड़ेगा। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम नाले में पत्थर नहीं मारते, हम पूरा नाला सफाई अभियान लेके चलते हैं। तो बिहार से हमने पूरा नाला सफाई अभियान कर दिया है और जिस नाले को लगता है कि जिस दुकान से जिसने टिकट बेचा वो अपनी जेब में भी हाथ डाल के देख ले कितने बचे हुए हैं, एक भी नहीं बचा हुआ है। तेजस्वी जी की जब मुख्यमंत्री बनने की चर्चा चल रही थी या जब वो उप मुख्यमंत्री बने थे तो सबने कहा नौमी फेल है, ये क्या राज चलाएगा। बट सम्राट चौधरी के बारे में भी तो खबरें उड़ रही हैं कि वो तो 7वीं फेल है। मैं बताता हूँ, लालू जी का बेटा, लालू जी मुख्यमंत्री, राबड़ी जी मुख्यमंत्री, दो मुख्यमंत्री का बेटा 9वां फेल और नहीं पाया। मुख्यमंत्री का बेटा 9वां फेल, क्रिकेट में फेल,
राजनीति में फेल, जीवन में भी फेल, रिश्ते भी नहीं निभा पाया। इसके आगे बता देते हैं। आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने अपने एफिडेविट यानी चुनावी हलफनामे के माध्यम से प्रदर्शित कर दिया कि उनके पास कितनी डिग्रियां हैं। अच्छा सुमित जी, क्या विजय सिन्हा को बीजेपी साइडलाइन कर रही है? उनके डिसीजन को सम्राट चौधरी ने सिरे से पलट दिया। निलंबित राजस्व कर्मचारियों को वापस बहाल करना, ये सब क्या चल रहा है? देखिए, जो दोषी होते हैं कर्मचारी, वैसा कोई भी दोषी व्यक्ति जो है वो बख्शा नहीं जाएगा, और जो दोषी नहीं है वैसे किसी भी व्यक्ति पे कार्यवाही नहीं होगी। हमारी पार्टी का स्पष्ट रूप से मानना है, हम किसी भी के डिसीजन को नहीं पलटते, और ना ही कोई डिसीजन जो है वो पर्सनली बायस्ड होकर लिया जाता है। हमारी सरकार में जो भी डिसीजन होते हैं वो जनता के हित में होते हैं। हमारी पार्टी के शीर्षस्थ नेता हैं आदरणीय विजय कुमार सिन्हा जी। हमारी पार्टी के अन्य शीर्षस्थ नेतागण जिन्होंने समाज कल्याण के लिए काफी कुछ किया है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के त्याग और समर्पण के कारण ही आज भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए के इस प्रारूप को बिहार की जनता ने स्वीकारा है। इसका हम सम्मान करते हैं, और मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव जो एजेंडा सेट करने की कोशिश करते हैं, उस एजेंडे में वो स्वयं फंस जाते हैं, क्योंकि जब दोपहर में उठेंगे तो सुबह से दोपहर तक की चीजें जो हैं वो स्किप हो जाती हैं। एक बार कभी सुबह में उठे तो उनको पता चलेगा कि सूर्य जो है कहाँ से उगता है और सूर्य का तेज क्या होता है, और सूर्य कितने लोगों को लाभान्वित करता है। 12 बजे उठेंगे तो नहीं पता चलेगा। अच्छा, एक बात बताइए मुझे कि अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने एक भी महिला नेत्री को टिकट क्यों नहीं दिया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कई माताओं बहनों को आगे बढ़ाने का काम किया। एक सीक्वेंस में काम चलता है। हमने कई बहनों को एमएलसी बनाया है, यहाँ तक कि हमने राज्यसभा में भी उसी के ठीक पहले। लेकिन एक को भी तो मिलनी चाहिए मैं थी। वही बता रहा हूँ, हमने सीधा राज्यसभा भेजा है। ऊपरी सदन में, आप तो निचले सदन की बात कर रही हैं, हमने ऊपरी सदन में भेजा है। जहां जरूरत पड़ी है महिलाओं के हितों के लिए, सबसे पहले अगर कोई खड़ी रही है तो भारतीय जनता पार्टी खड़ी रही है। विपक्ष के लोग जो आवाज उठाते हैं और इस प्रकार का एजेंडा सेट करते हैं, उन्होंने अपने परिवार में ही चप्पल योजना के तहत बहनों को बाहर निकाला है। मालूम है ना आपको? ये मैं नहीं कहता हूं, ये बहनें कहती हैं। चप्पल योजना क्या है आपको मालूम? आप लोग तो पप्पू यादव के बयान का खूब विरोध कर रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी के ही एक विधायक हैं प्रमोद कुमार, उन्होंने कहा है कि महिलाएं संतुष्टि के लिए कुत्ते के साथ सोती हैं। ये कहाँ से एक जिम्मेवार नागरिक या नेता की शोभनीय टिप्पणी है? मैं सीधा आपको कहता हूँ, क्या ये शोभनीय है? मैं आपको सीधा कहता हूँ कि सबसे पहले अगर किसी भी बयान की आप चर्चा करती हैं, चाहे पप्पू यादव का बयान हो चाहे किसी भी व्यक्ति का बयान, सबसे पहले उस बयान की पुष्टि होनी चाहिए। अगर किसी भी व्यक्ति ने अपनी विक्षिप्त मानसिकता का परिचय दिया है तो वैसे व्यक्ति पे कार्यवाही होनी चाहिए। अगर वो वीडियो डॉक्टरेट नहीं है तो पप्पू यादव जी ने क्या कहा है ये पूरे संज्ञान में सब लोग जानते हैं। विक्षिप्त मानसिकता का परिचय दिया है, मैंने भी बोला, एक टीवी डिबेट के दौरान मिल गए थे। निजी कोई समस्या नहीं, लेकिन वैचारिक रूप से समस्या थी, है, रहेगी। मैंने बोला कि जिस व्यक्ति ने, जो व्यक्ति यहाँ बैठ करके महिलाओं की बात कर रहा है, वो व्यक्ति दैनिक जागरण की रिपोर्ट है कि एरोप्लेन में महिला परिचायिका को किस तरीके से परेशान कर रहे थे, ये भी देखने की जरूरत है। और जिसकी बात का कोई ठिकाना नहीं है। एक दिन तेजस्वी यादव को मैंने देखा, उन्होंने बोल दिया कि जननायक है, और दूसरे दिन मैं एक
कॉन्क्लेव में बैठा हूं, वहां किसी ने पूछा कि आपने जननायक बोला, तो बोले कि हमको भी तो लोग प्यार से पप्पू कहता है, किसी को कोई गुल्लू मुल्लू कह देता है, तो मैंने भी जननायक बोल दिया। भाई अब इससे ज्यादा हल्का बयान, कुछ लोग होते हैं राजनीति में जिनको उन्हीं के पार्टी के लोग, उन्हीं की विचारधारा के लोग कभी गाड़ी से उतार देंगे, कभी बाजा की तरह बजा देंगे। तो मानसिकता है, वैसी मानसिकता उनको मुबारक। बिहार का खजाना खाली हो चुका है, वेतन से लेकर पेंशन तक सब रुका हुआ है। केंद्र में हमारी सरकार है, राज्य में हमारी सरकार है, कोई खजाना खाली नहीं है। केंद्र की सरकार लोन ले रही है। मैं बता रहा हूं ना, केंद्र की सरकार खड़ी है, साथ में जनता के लिए है, जनता के लिए जीरो टॉलरेंस के साथ काम करते हैं और किसी को कोई कमी नहीं होगी। बिहार आगे बढ़ के रहेगा, ये मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का वादा है, उनका प्रण है। मैन ऑफ वर्ड्स, एक आदमी जो मैन ऑफ वर्ड्स है, उस मैन ऑफ वर्ड्स के हाथों में आज बिहार है। वो बिहार के यशस्वी नेता के तौर पर मुख्यमंत्री के पद पे आसीन है। डिलीवर करके दिखाया था, डिलीवर करके दिया है और आगे भी डिलीवर करके देंगे। ये सम्राट चौधरी जी का वादा है। सम्राट चौधरी जी ने अभी कुछ महीने पहले कहा था कि शराबबंदी बिहार में पूरी तरह से फ्लॉप है और शराबबंदी को खत्म कर देना चाहिए। कब कहा था? मैं वीडियोज है, मैं डाल दूंगी, मुझे लगता है, मैं भेज दूंगी आपको। मुझे लगता है कि चीजों को क्रॉस वेरीफाई करने की आवश्यकता है, किस परिप्रेक्ष्य की आप बात कर रही हैं। लेकिन मैं आपको इतना कह रहा हूं, आदरणीय सम्राट चौधरी जी का मानना है कि बिहार में शराबबंदी पर कोई समीक्षा नहीं होगी और कोई भी शराब माफिया अगर ये सोचता है कि वो बिहार में शराब माफिया का काम कर लेगा तो तैयार हो जाइए। जहरीली शराब से हर रोज लोग मर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, सूखे नशे से पूरा बिहार ग्रसित है। वही बता रहा हूँ, तैयार हो जाइए। वैसे लोगों का इलाज चुन चुन के किया जाएगा, वैसे एक एक आदमी का इलाज चुन चुन के होगा। बिहार को उड़ता पंजाब नहीं बनने देंगे, ना बनने दिया है, ना बनने दिया है, ना बनने देंगे। बन चुका है। आप महावीर मंदिर के पास चले जाओ, आप कंकर बाग में देख लो, आप कहीं भी लोग जॉम्बी वाला नशा करे, घंटों एक जगह पे सूखे नशे के कारण खड़े रहते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। अगर कहीं एक दो चीजें निकल करके आती हैं तो उसको बड़े पर्सपेक्टिव में दिखाने की कोशिश, बड़े पर्दे पर दिखाने की कोशिश इंडी गठबंधन के लोग, परिवारवाद की जमात वाले लोग करते हैं। लेकिन अगर कहीं भी कोई भी व्यक्ति पकड़ा जाएगा, जब तक नहीं कर रहा है तब तक हम नहीं पकड़ सकते, लेकिन अगर करते हुए पकड़ा जाएगा तो वैसे लोगों पर कार्रवाई होना तय है। और जहरीली शराब से जो लोग मर रहे हैं, आपके मोतिहारी में अभी एक महीने पहले लोग मरे हैं, 5 लोग। उसमें स्पष्ट रूप से मैंने उसमें नाम भी बताया था कि वो पकड़ा गया व्यक्ति कौन है और पकड़ा गया व्यक्ति राष्ट्रीय जनता दल के साथ किस तरीके से संलग्न है, उस पार्टी का कार्यकर्ता है कि नहीं, ये तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दे। जहरीली शराब पर पोस्ट तो जरूर करेंगे ही है तेजस्वी यादव, लेकिन जैसे पकड़ा गया आदमी नागा राय किस पार्टी का आदमी है बताइए ना, नागा राय की विचारधारा क्या है बताइए ना। जो आदमी पकड़ा गया उसके साथ पकड़े गए लोग किस पार्टी से संलग्न रखते हैं ये बताइए ना। राष्ट्रीय जनता दल। और जब पकड़ा जाता है तो अगले दिन से तेजस्वी यादव का बयान ही आना बंद हो जाता है। सम्राट चौधरी को आप एक यशस्वी मुख्यमंत्री बता रहे हैं। तौर पे मैं अभी की घटना, अभी की खबर आपको बता रही हूँ, आधे घंटे पहले की खबर है। सम्राट चौधरी जनता को बसाए, उजाड़े नहीं। पटना में 40 लोगों के आसियाने पर बुलडोजर कार्रवाई का नोटिस। मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारा एजेंडा बनाने का काम राष्ट्रीय जनता दल के दुकान में होता है। राष्ट्रीय जनता दल की दुकान से बिहार नहीं चलता है। राष्ट्रीय जनता दल की दुकान पहले चुनाव में टिकट बेचने का काम करती है और चुनाव में टिकट बेचने के बाद जब चुनाव हार जाते हैं ये लोग, जब इनकी जेब के 25 जो विधायक इनके हैं वो भी गायब हो जाते हैं, तब राष्ट्रीय जनता दल के लोग नैरेटिव सेट करने में लग जाते हैं। ये नैरेटिव नहीं चलेगा। जहां कोई कमी होगी, जहां पे अगर कोई व्यक्ति
अवैध कब्जा करके बैठा होगा तो निश्चित तौर पे वैसे लोगों को हटाना पड़ेगा। मानवीय मूल्य, मानवीय भावनाओं का हम सम्मान करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बिहार को आगे तो बढ़ाना है ना। घर तोड़ के नहीं, सबको जोड़ के, सबको जोड़ के। नेहा जी, मैं आपसे बहुत विनम्रता के साथ पूछता हूं, आप इस सड़क पे जाकर घर बना लीजिएगा, तो राष्ट्रपति जी का भी घर होगा तो उसको तो टूटना पड़ेगा। मैंने देखा कि मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे कि मेरे भी घर की सीढ़ी तोड़ी जा रही सीढ़ी है। गलती से पड़ गई और उसको तोड़ना पड़ा। तो निश्चित तौर पे अवैध कब्जा नहीं चलेगा बिहार में। अवैध कब्जा करने वाले लोग भूमाफिया, और भूमाफियाओं को संरक्षण देने वाले लोगों का इनकाउंटर होना तय है। ये बात अपने दिमाग में डाल लें वो लोग, नहीं तो बिहार की पुलिस एनकाउंटर करने के बाद बता देगी। बहुत अच्छा लगा, आपने अपना कीमती समय दिया। जाते जाते द कैजुअल टॉक के ऑडियंस को और बिहार की जनता को अगर कोई संदेश देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। निश्चित तौर पे भारतीय सभ्यता, संस्कृति और खास करके जिस प्रदेश में हम रहते हैं, चाहे मगध की बात करें, चाहे अंग की बात करें, चाहे वज्जी गणराज्य जी की बात करें और अपने इतिहास की बात करें, तो एक तरीके से उड़ीसा के सुदूरस्थ क्षेत्रों से लेकर के सिंध बलूचिस्तान तक अगर मगध का साम्राज्य रहा है तो कहीं ना कहीं हमारी कूटनीति, हमारा व्यवहार कौशल और हमने शस्त्र और शास्त्र दोनों के माध्यम से इसको अर्जित किया है। बिहार के लोगों से, बिहार के युवाओं से आह्वान करूंगा, डिपेंडेंट नहीं होना है, दूसरों को शरण देने लायक बनना है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का ससुराल है बिहार। तो एक चीज और कहूंगा कि आप लोगों ने जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए परिवार को जो मौका दिया, तो एक कविता के माध्यम से कहूंगा कि ये धरा बड़ी उत्साहित है, कन कन में राम प्रवाहित है। थी कृपा आपकी कर पाया, थी कृपा आपकी कर पाया, जो था कुछ थोड़ा अर्पण कर पाया। तो कहीं ना कहीं प्रभु श्री रामचंद्र जी जो हमारे विचारों और संस्कारों का हिस्सा हैं, जो हमारी पीढ़ियों के प्रेरणा स्रोत हैं, और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र एक अध्याय हैं, जिस अध्याय का एक पन्ना भी अगर हम अपने जीवन में उतार ले तो निश्चित तौर पर प्रत्येक व्यक्ति का जीवन सक्सेसफुल होगा। दुनिया के बड़े यूनिवर्सिटीज में प्रभु श्री रामचंद्र जी को, भगवान श्री कृष्ण को पढ़ाया जाता है। तो कहीं ना कहीं जब हम उनसे जुड़े तो हमें भी अपने अंदर के गुण और कौशल को पहचानना होगा और आगे बढ़ना होगा। अधिकारों की मांग भी करनी पड़ेगी और जरूरत पड़ने पर सरकार के साथ कंधे से कंधे मिलाकर के, चाहे जैव विविधता की बात हो, चाहे पर्यावरण की बात हो, चाहे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात हो, चाहे बिहार का सांस्कृतिक उत्थान की बात हो, सभी सेक्टर्स में हम सबको एक दूसरे के पूरक के तौर पे काम करना होगा। इंफीरियर कहीं नहीं फील करना है। हम एक जमाने से सुपीरियर थे, आगे भी सुपीरियर रहेंगे, इसके लिए काम करना है। धन्यवाद।